जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सबको अपने इसी छोटे से यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी के दो टॉपिक्स को देख लिया था। पहला चैप्टर था हमारा संघ एवं उसके राज्य और दूसरा चैप्टर था हमारा नागरिकता। आर्टिकल 11 तक वो था दो चैप्टर्स में। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से लेकर स्टार्ट किया था जो 35 तक जाने वाला है। अभी तक हम लोगों ने 12 से लेकर 18 तक देख लिया था। समता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, 18 ये 5 आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद में हम लोग का लेक्चर स्टार्ट होगा आर्टिकल 19 से। कल जो डेट में संडे को एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसको कैंसिल कर दिया गया है बिहार में। इस तरह के देखें तो इस तरह के बार बार एग्जाम्स कैंसिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखें तो एक और एग्जाम भी काफी सुर्खियों में रहा था, नीट यूजी का एग्जाम, ये भी रद्द घोषित कर दिया गया है। इससे ये होता है कि प्रशासन पर इसके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और सरकार पर बच्चों का विश्वास कम होने लगता है। इसके पीछे कारण भी है कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लगातार उसमें कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि कोई ना कोई कदाचार होते रहता है जिसके बिहार पर एग्जाम कैंसिल होते रहते हैं। बिहार में देखें तो 2 एग्जाम पहले भी कैंसिल हो चुका है, एयूडीओ का और सिविल इंजीनियरिंग का एक एग्जाम था जो सैनिटरी वेस्ट एंड मैनेजमेंट का था। उसमें इस तरह का देखें तो पिछले एक महीने में, मई महीने में बिहार में कम से कम ये 4 एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी बच्चे हैं वो किस मेंटल स्थिति से गुजर रहे होंगे, इस सब हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं ये एसएससी जीडी का है जो संडे को एग्जाम कैंसिल हुआ है, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ये हुआ है कि इस जीडी के एग्जाम में जो बच्चे जाते हैं तो ये मैक्सिमम गरीब तबके से बच्चे होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है बहुत कम होती है। यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एसएससी बोल रही है कि दोबारा एग्जाम ले लेंगे, तो आपके दोबारा एग्जाम लेने से ये नहीं फर्क पड़ता है कि बच्चे किस मेंटल स्थिति से गुजर रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे किसी से लोन लेकर या किसी भी प्रकार से अपने पैसे को मैनेज करके थोड़े दिनों के लिए पढ़ना चाह रहे हैं और यदि आप उस एग्जाम में 4 से 5 महीने भी डिले करते हैं तो उस पर एक आर्थिक बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है, जिससे हो सकता है कि ये दूसरा जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे आप, इसी का री एग्जाम जब होगा तो इस एग्जाम हो सके बैठे ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि वो बच्चा जो हो मेरिटोरियस हो, मेहनती हो, जहां पर उसकी संभावना इस एग्जाम में क्रैक करने की थी उसको आपने ध्वस्त कर दिया। इससे उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो सारा पीछे हो जाता है। तो इस तरह से एग्जाम जो है हमारे देश में चल रहे हैं। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं बताइएगा। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक्स को देखते हैं जो हम लोग आर्टिकल 19 से पढ़ने वाले हैं। हम लोग फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 से 22 के बीच में देखेंगे। इसमें हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा आर्टिकल 19। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे किसी भी एक सभ्य समाज के लिए और किसी भी ऐसे सोसाइटी के लिए जहां पर डेवलपमेंट और व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी हो जाते हैं, ये इसका जीता जागता सबूत है। और इसी के आधार पर देखते हैं कि हमेशा टीवी डिबेट्स में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी चीजों की बात की जाती है आर्टिकल 19 की। हालांकि कुछ व्यक्तियों को हो सकता है कि नहीं पता हो, केवल उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं आर्टिकल 19(1) की। इसमें हम लोग सारे आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे सोसाइटी को किस प्रकार से रिसेप कर रहा है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19। ये है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल। इसके नाम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कितनी लंबी संघर्ष किए हैं। उसके बाद हमको ये स्वतंत्रता मिली है। इसको बनाए रखने के लिए राज्य के द्वारा कौन कौन से उपाय किए जाते रहे हैं, भविष्य में अभी भी किए जाते रहे हैं, उसके बारे में इस सारे आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है। तो हम लोग आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं। ये प्रकार के राइट्स दिए गए हैं नागरिकों को। ये केवल और केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, यानी नागरिकों के लिए अवेलेबल है, नॉट अ पर्सन, पर्सन्स के लिए नहीं है, विदेशियों के लिए नहीं है या लीगल बॉडीज के लिए इस प्रकार के अधिकार नहीं देखने को मिलते हैं। हमारा केवल और केवल किस पर ध्यान रहेगा, नागरिकों के अधिकारों पर। ये 6 प्रकार के अधिकार हैं आर्टिकल 19 के तहत। इसमें देखें तो आर्टिकल 19(1) में बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा 19(2) में देखें तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। 19(3) में दिया गया है संगम एवं संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19(4) में दिया गया है अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार।
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने का अधिकार। 19(5) में दिया गया है निवास का अधिकार, यानी राइट टू रेसिडेंस और राइट टू डोमिसाइल, इसका अधिकार हमको दिया गया है आर्टिकल 19(5) में। इसके बाद 19(6) में दिया गया है आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता, यानी व्यवसाय पेशा किसी भी को अपनाने की स्वतंत्रता का बात करता है आर्टिकल 19(6). इसमें हम लोग एक एक आर्टिकल्स को पूरे में डिटेल में जाकर समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला होगा 19(1), जिसमें बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस आर्टिकल में व्यक्तियों की वाक बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अपने मतों को, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता हमारे को किसमें दिया गया है? आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को ऐसा अपने किसी भी विचार को अभिव्यक्त करने, उसके दर्शाने के लिए, मत देने के लिए, अपना किसी भी प्रकार का विश्वास है उसको जाहिर करने के लिए, या किसी भी अभियोग लगाने की जो मौखिक या लिखित छिपे हुए तत्व जो हैं, मामले हैं, उसको स्वतंत्र करने का, उसको उजागर करने का अधिकार हमको आर्टिकल 19(1) देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देखें तो कौन कौन से वैसे स्वतंत्रता हमको इस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो हम लोग जो डेली न्यूज मीडिया देखते हैं, यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है, इस पर बहुत बात चलती है। किसी भी गवर्नमेंट में हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता की बहुत ज्यादा बात करते हैं। ऐसा इसलिए कि हम लोग डेमोक्रेसी को क्या मानते हैं? डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है हमारा प्रेस मीडिया, ठीक है। मीडिया को हम लोग अपना डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मानते हैं। इसमें देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा देखें तो किसी भी प्रकार का व्यवसायिक विज्ञान का अधिकार हमको, कमर्शियल व्यवसायिक विज्ञान की, साइंस की राइट दी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो जो सामान्य नागरिक है उनकी फोन टैपिंग ना की जाए, ऐसा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 19(1) के तहत दिया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को, राज्य जो है उसकी फोन टैपिंग नहीं कर सकती है, बशर्ते कि वो किसी भी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व ना हो जहां जिसके कारण देश की और राज्य की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता और उसकी किसी भी प्रकार से हानि हो रही हो। जब तक ऐसी हानि ना होगी तब तक आप फोन टैपिंग नहीं कर सकते हैं। यदि क्रिमिनल है उसके लिए हो सकती है। शांति का अधिकार इसी आर्टिकल के तहत आता है। आपको एक एक टर्म्स पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका कंसेप्ट जो है मिस हो सकता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है, तो हमारे गांव में देखते हैं या शहरों में, दिल्ली में, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखते हैं, जहां पर 10 बजे के बाद में भी डीजे चलते रहते हैं, जिससे कुछ व्यक्ति जो है नाइट वर्किंग शिफ्ट में होते हैं, उनकी शांति भंग होती है, उनकी निद्रा खराब होती है। उसको देखते हुए ये शांति का अधिकार हमको आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है कि आप उसकी शांति में किसी भी प्रकार से व्यवधान नहीं डाल सकते हैं, या राज भी ऐसा नहीं कर सकता है। प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार जो है हमको इसी आर्टिकल के तहत मिलता है। यानी कोई नियम कानून हमको यदि राज के पसंद नहीं आते हैं, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप किसी भी प्रकार के हड़ताल नहीं कर सकते हैं। जो पहले की ये कंसेप्ट था हड़ताल करने का, जब श्रम आयोग काम करता था, यानी श्रमिकों के लिए हड़ताल की व्यवस्था की जाती थी, समाजवादी जो सोच है उसके अनुसार कि पेमेंट हाई करने के लिए या वर्किंग आवर कम करने के लिए हड़ताल किए जाते थे। तो इस प्रकार के हड़ताल अब नहीं किए जा सकते हैं। यह आर्टिकल 91 के वायलेशन करता है। इसके अलावा देखें तो राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कुछ उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है, जिस पर राज्य काम कर सकता है। यानी जितने भी अधिकार हमको 19(1) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन दिया गया है, इस पर राज्य अगर चाहे तो ये युक्तियुक्त प्रबंध लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कब कब लगाए जा सकते हैं? जब राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, राज्य की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। लोगों के हित में, यानी हमारे देश की एकता एवं अखंडता, संप्रभुता को चोट न पहुंचे, यदि इस तरह के एक्ट किए जाते हैं तो आपका ये आर्टिकल 91(1)(a) नहीं बचा पाएगा। इसके अलावा देखें तो विदेशी राज्यों से, जिससे हमारी विदेशी राज्यों से
जिसके साथ हमारी मित्रवत संबंध है उनके खिलाफ आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है कि एक हमारे डीडी नेशनल के न्यूज एंकर थी जो शी जिनपिंग को, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनको शी जिनपिंग की जगह क्या बोल देती, 11 जिनपिंग, क्योंकि सी जो ऐसा है चाइनीज मैंडरिन भाषा में लिखा जाता है, उन्होंने 11 जिनपिंग बोल दिया था। इसके कारण उनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया था। यह वो नहीं बोल सकती कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका हनन हुआ है। इसके अलावा देखें तो यदि कोई सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा कोई पब्लिक ऑर्डर दिए जाते हैं, सरकारी आदेश दिए जाते हैं, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यदि इस हिसाब पर सरकार आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कोर्ट की जो अवमानना होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यानी न्यायालय की अवमानना आप के संदर्भ में ये इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी आपकी अपने फ्रीडम के, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कोर्ट के कंटेम्प्ट करने में नहीं लगा सकते हैं, उसके आदेशों को उल्लंघन करने में नहीं लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर 2 तरीके की कार्रवाई की जा सकती है, एक सिविल और एक फौजदारी, यानी नागरिक और फौजदारी कानून जो है आप पर लागू किए जा सकते हैं इसके कोर्ट के अवमानना के हिसाब से। इसका हम लोग जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उस समय बताएंगे कि न्यायालय की अवमानना के आधार पर कौन कौन से आपको सजाएं हो सकती है। ऐसा कौन कौन सा केस आया है जिसमें 1 रुपया देकर भी कोई व्यक्ति बच जाता है। किसी अपराध में यदि आप संलग्न है, संलिप्तता है, उस समय भी आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल 19(1) को देखा। अब आता है हमारा आर्टिकल 92। बताया गया है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार आपके पास है जो भारत के नागरिक हैं, यानी किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट करना है आपको शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। ये अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। आप बिना किसी हथियार के, बिना हथियार युक्त हुए आप किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार के आप अव्यवस्था फैलाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, कोई गलत संगठन बनाने में आप इन्वॉल्व हैं, जैसे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, यदि आप उसमें संलग्न है तो ये आर्टिकल आपको नहीं बचा पाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमको जो है ऑर्गेनाइज करने का अधिकार है, वो आपको शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आपको रोका जा सकता है। इसके अलावा आपको दंडित भी किया जा सकता है। इस पर देखें तो राज्य जो है संगठित होने के अधिकार को 2 आधारों पर आपको रोक सकता है। वो पहला कौन सा आधार हो सकता है, वैसे भी समझ सकते हैं कि राज्य की जो एकता और अखंडता है, यदि आप उसमें भंग करते हैं किसी प्रकार से, तब कि इसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संबंधित जिले का जो होगा वहां पर वो धारा 144 लगा सकता है, जिसमें व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार खत्म हो जाता है। आपका यातायात पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो धारा 144 के अधीन ही आता है। यह ऐसा अधिकार जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डीएम को प्राप्त है, या जिसे हम लोग कहीं कहीं डीसी भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसके पास यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है 19(3) संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार हमको यहीं से प्राप्त होता है। आर्टिकल 19(3) से कोई भी हम लोग संगठन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं राजनीतिक दल का गठन, ठीक है। सहकारी समितियों की बात करें तो ये देखने को मिलता है लिज्जत पापड़, अमूल दूध,
ये सहकारी समितियां ही हैं जिनको आर्टिकल 19(3) के तहत बनाया गया है, इसके अधिकारों का उपयोग करके बनाया गया है। सहकारी समितियां जो है इसको हमारे मूल संविधान में नहीं दिया गया था, इसको जोड़ा गया है 97 संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट के तहत। इसके अलावा कंपनी स्थापित करने का अधिकार, साझा फर्म स्थापित करने का अधिकार, यानी कोई फर्म स्थापित करना चाहता है, नई कंपनी खोलना चाहता है, तो ये हमको अधिकार कहां से मिलता है? 19(3) के तहत मिलता है। इसमें और देखें तो व्यापारिक संगठन भी लोग बना सकते हैं, व्यापारिक संगठन भी आर्टिकल 19(3) के तहत बनाने का अधिकार लोगों को है। ये हमको अधिकार 19(3) के तहत मिला है। इस पर भी स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगाए जाते हैं जब सरकार को ऐसा लगे कि ये जो संघ है बना हुआ, सहकारी समिति या कोई भी ऐसा चीज जिसमें हम लोग देखते हैं बहुत बार कि एनजीओ जो बनते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉरेन फंडिंग लेते हैं और भारत के खिलाफ ही काम करते हैं, उस स्थिति में इनको बैन किया जा सकता है। अभी हाल ही में होम मिनिस्टर के द्वारा बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो फॉरेन फंडिंग से चलते थे, तो उनको रोका गया है, उनको नोटिस दिया गया था कि 1 साल के अंतर्गत कहां से पैसे लिए हैं और कहां पर खर्च किए हैं, इसका ब्यौरा आप दें। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये 2 आधारों पर किया जा सकता है, जब भारत की एकता अखंडता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह इन संगठन, संघ और सहकारी समितियों के द्वारा उठे। प्रश्न पर दूसरा है हमारा नैतिकता के आधार पर, यानी किसी के राइट्स को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, उसके नैतिक मूल्यों को आप हनन नहीं कर सकते हैं। उस समय जैसे हड़ताल जब किया जाता है या तालाबंदी की जाती है, उस समय हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं आज के डेट में देखें जो बीपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ये बनवाने होते हैं, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं, एससी एसटी के सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं। यदि इन ऑफिस में, आरओ के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में या डीएम के ऑफिस में किसी भी प्रकार के ताला लग जाते हैं या हड़ताल किया जाता है, तो जो ये जेन्युइन पर्सन है, इनके अधिकार जो हैं वो बाधित होते हैं। इस आधार पर निर्बंधन सरकार राज लगा सकती है, सरकार नहीं राज लगा सकती है। इस तरह के हम लोग आर्टिकल 19(3) के तहत हम लोगों ने देखा। इसमें अगर देखें तो 19(3) में एक और चीज होता है जिसमें संघ बनाने का अधिकार तो होता ही, इसे संचालित करने का भी अधिकार नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19(4). आर्टिकल 19(4) में बताता है आबाद संचरण का स्वतंत्रता। इसका क्या मीनिंग है? किसी भी भारतीय नागरिक को उसके आवागमन पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, यानी प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में आने जाने का अधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल 19(4) के तहत। इस पर देखें तो कुछ मामलों में ये जो अधिकार हैं, जैसा हम लोगों ने 3 पहले आर्टिकल में देख लिया था, इस पर एक निर्बंधन लगाए जाते हैं, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इसमें भी आपके कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन काम करते हैं, जो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं जिसमें ये रोक लगाया जा सकता है। आम लोगों का जो हित है, कॉमन पीपुल का हित को प्रभावित न किया गया हो। यदि ऐसा हित उनका प्रभावित होता है तो आप पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। आबाद संचरण पर स्वतंत्रता आपकी बाधित की जा सकती है। जैसा हम लोग देखते हैं कि बहुत बार केस चलते हैं, खासकर दिल्ली में रामलीला मैदान में या चांदनी चौक के पास, वहां पर जो लोगों का आवागमन है वो बाधित हो जाता है, क्योंकि वो जो सेंटर है वहां पर काफी ये बड़ा हब है लोगों के ट्रेड के लिए, आवागमन के लिए, क्योंकि ये दिल्ली का जो है कोर जोन है, तो लोगों का आवागमन जो है प्रभावित होता है। ऐसा देखिए तो हम लोग किसान आंदोलन जब हुआ था उस समय भी देख सकते थे, पूरे 6 महीने 7 महीने तक जो आवागमन को पूरी तरह से किसानों के द्वारा एक रोक के रख दिया गया था। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी लोगों के जो आने जाने का आबाद संचरण की स्वतंत्रता है आप उसको बाधित नहीं कर सकते हैं।
तब उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि आम लोगों के हित प्रभावित हुए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने और आज ने एक निर्बंधन लगाकर उनको वहां से हटने का प्रावधान किया था, तो आवागमन के रास्ते को छोड़ दें। इसके अलावा देखें तो दूसरा आता है कि आबाद संतरण को आपको तब रोका जा सकता है जब आप एसटी के एरिया में क्षेत्र में जाते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो क्षेत्र हैं उसमें आपके आवागमन को बाधित किया जाता है। आप शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया में नहीं जा सकते हैं, ऐसा इसलिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, अनुसूचित जनजातियां जो हैं, उनके एक रहन सहन है, उनका एक सोशल स्टेटस है, उनका एक अपना धर्म है, उसकी रीति रिवाज है, संस्कृति है, उनकी एक अपनी भाषा है, उसको मेंटेन करने के लिए सरकार द्वारा, राज्य के द्वारा इस पर निर्बंध लगाए गए हैं कि आप उस एरिया में तभी जा सकते हैं जब आपके पास एक परमिट हो, एक लाइसेंस हो कि आप उस एरिया में किस काम से और किस लिए जा रहे हैं। जब आप अपने कारणों को बताते हैं और अथॉरिटी सेटिस्फाइड होती है कि हाँ ये बंदा जो है जेन्युइन है, जो जाकर केवल वहां की उनके सोशल स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब आपको एक परमिट दी जाती है, उसके बाद भी आप जा सकते हैं। ऐसा देखें तो हम लोग देखे हैं कि कुछ ही दिन पहले सेंटिनलीज जो है सेंटिनलीज ट्राइब को एक अमेरिकी सिटीजन के द्वारा अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए लाया गया था, जहां पर सेंटिनलीज ट्राइब ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा देखें तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जाएंगे तो वहां पर ILP मिलती है, इनर लाइन परमिट। यदि किसी को शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया में जाना होता है तो आपको अथॉरिटी से वहां के इनर लाइन परमिट लेनी होती है। ये इनर लाइन परमिट लेने के बाद ही आप इन क्षेत्रों में जाकर भ्रमण कर सकते हैं, यानी यहाँ पर निर्बंधन ये दो प्रकार के लगाए जाते हैं। आपकी आबाद संचरण की जो स्वतंत्रता है उसको रोकी जाती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि एड्स पीड़ित है तो इसके भी आवागमन पर किसी क्षेत्र में जाने आने से रोका जाता है। ऐसा आदेश जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसी निर्णय दी थी जिसमें बताया था कि वैश्याएं जो है, प्रोस्टिट्यूट जो सेक्स वर्कर हैं, उनकी आबाद संचरण की स्वतंत्रता है, उन पर यह लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था, मेरा मानना नहीं है। वैश्याओं के द्वारा यदि पूरे समाज में घूमा जाएगा, जिस पेशे से ये आती हैं, इसका साइड इफेक्ट समाज पर पड़ेगा, इसलिए इनके आबाद संचरण की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। यदि इस आबाद संचरण की स्वतंत्रता को देखें तो दो प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। पहला ये कि यदि हम अपने देश में घूम रहे होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं उस स्थिति में, और दूसरा होता है कि हम अपने एक देश छोड़ के भारत से विदेश जाते हैं, वहां से फिर वापस आते हैं, ये भी अधिकार हमको आबाद संचरण के तहत ही आता है। लेकिन जो पहला भारत में घूमने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, वो आर्टिकल 19 के तहत आता है, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत आपके विदेश जाने और आने का स्वतंत्रता दी गई है, जो हम लोग आर्टिकल 21 में देखेंगे। ये आया था मेनका गांधी केसवाद में, मेनका गांधीवाद में। हम लोग आर्टिकल 21 देखेंगे, उस समय इसको डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा आता है हमको आर्टिकल 19(5), जिसमें निवास के अधिकार के बारे में बताया गया है। यदि किसी भी प्रकार का अभी तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 19(5) निवास का अधिकार, प्रत्येक भारतीय नागरिकों को निवास करने का अधिकार दिया गया है। ये दो प्रकार से काम करते हैं। पहला, एक अस्थायी रूप से आप कहीं जगह पर जाते हैं, निवास करते हैं, और दूसरा अस्थायी तौर पे यानी घर बनाते हैं, वहां पर बस जाते हैं। ठीक है, अस्थायी तौर पर ऐसा कि हम लोग मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने लिखने के लिए कहीं कोई दिल्ली और कोई पटना तो कोई बेंगलोर कोई और अन्य सिटी में जाता है, तो अपने स्टडी के दौरान देखते हैं कि हम लोग अस्थायी तौर पर एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, 2-4 साल रहते हैं, कोई 1 साल रहता है, कोई 10 साल भी रहता है। उस स्थिति में देखे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्क करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो वहां पर अस्थायी तौर पर भी रह सकते हैं। ऐसा उनको यह अधिकार देता है आर्टिकल 19(5). और इसके अलावा देखें तो अस्थायी तौर पर वो व्यक्ति जाकर वहां पे घर भी बना सकता है, अपना निवास स्थान भी बना सकता है। ये दो प्रकार के अधिकार आपको दिया गया है। इसका भी दो प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है। पहला,
आम लोगों के हित में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पहले वाला आर्टिकल्स में, इससे पहले वाले में, कि आप शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाके घूम के बस आ सकते हैं, वहां पर आप किसी भी प्रकार का निवास नहीं बना सकते हैं। ये भी इसमें देख सकते हैं, अस्थाई या अस्थाई किसी भी प्रकार से आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो टाइप 2 है, तो शेड्यूल ट्राइब के एरिया में ही जाने से रोकता है आपको। ठीक है, तो इस तरह का अधिकार जो है आपको इसी के तहत मिलता है, आर्टिकल 19(5) के तहत। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट टॉपिक,